हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज फॉर क्लास 10 जियोग्राफी। बहुत ही छोटा चैप्टर कवर करेंगे एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। पहला टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो भाई, आप सब जानते हो पानी की कमी तो कहीं पर नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है उसका 2/3 सरफेस पानी से कवर्ड है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये है कि आप सबके दिमाग में आता होगा कि इतना ज्यादा पानी है तब भी कैसे हम हर 2-3 दिन में ये खबरें सुनते हैं कि कहीं पर पानी की कमी हो रही है, इस एरिया में पानी की शॉर्टेज है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि जो पानी की शॉर्टेज है, जिसको हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं, वो होती क्यों है, उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको आज के टाइम पर हम डैम के नाम से जानते हैं कि डैम क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में आप जानते हो कि 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो पानी है, जो 2/3 ऑफ द अर्थ है जो पानी से कवर्ड है, उसमें 96% जो पानी है वो किन के फॉर्म्स में है, ओशियंस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में। तो अब आप ओशियन में तो जाओगे नहीं ना, ओशियन में तो आप महासागर में तो जाओगे नहीं पीने का पानी भरने, और वो आपको वहां पे बिल्कुल प्योर भी नहीं मिलेगा। यानी कि पानी तो बहुत है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है जिसको आप पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो किचन पर्पस के लिए, पीने के लिए, वो बहुत ही कम अमाउंट में है। माना जाता है ओनली 2.5% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी हम तक पहुंचने वाला और भी बहुत कम बच जाता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि पानी है तो बहुत, लेकिन जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। वाटर स्कैर्सिटी बेसिकली होती क्या है, अगर सिंपल वे में मुझे बोलना हो तो वाटर स्कैर्सिटी का सिंपल मतलब है पानी की कमी होना, या वाटर रिसोर्सेज के, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कमी होना। किसी एरिया में अगर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है तो एक तरीके से आप यही कह सकते हो वहाँ वाटर स्कैर्सिटी हो। गंदा पानी तो हर जगह पर मिल जाएगा, साफ पानी तो नहीं मिलता है। तो वाटर स्कैर्सिटी बेसिकली क्या है, फ्रेश वाटर की कमी होना। और वाटर स्कैर्सिटी होती क्यों है, उसके मेनली हम 2 रीजन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो समझना है कि पहला रीजन क्या हो सकता है जो आज के टाइम पर हम देख रहे हैं। ये बेसिकली माना जा रहा है वाटर स्कैर्सिटी उन एरियाज में पाई जा रही है जहां पर पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ती जा रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रेगुलरली डिमांड्स भी बढ़ती चली जाएगी। तो माना जाता है कि वाटर स्कैर्सिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जनरली उन एरियाज में अराइज होती है जहां पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड्स भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि it is simply a problem that may arises due to large growth in population and consequent greater demands of water. Very simple. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमको एक काम के लिए तो पानी का इस्तेमाल करते नहीं है कि सिर्फ पीने के लिए, हम नहाने के लिए, खाने के लिए, हर काम में पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन इतनी हो जाती है कि चाहे जितना पानी हो, हमको ये लगने लगता है कि पानी की कमी है। दूसरा क्या रीजन बनता है पानी की कमी का, बेसिकली पहला जो रीजन है उसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। यानी कि एक तरीके से एस्टिमेटेड मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल रीजन है ये वाटर स्कैर्सिटी के लिए, कि गणित के आधार पर हमने बोल दिया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। दूसरा जो रीजन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, कि कई सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है लेकिन तब भी वहां पर पानी की कमी है, वाटर स्कैर्सिटी है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां का जो पानी है दैट इज बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर एक एरिया है वहां पर नाली का पानी दम से आता है, यानी कि गंदा पानी दम से आता है, तो वहां पे भी वाटर शॉर्टेज होगी। क्यों? क्योंकि वहां पानी तो है लेकिन फ्रेश वाटर की कमी है। यानी कि अनदर रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी इज ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, या सिंपली कहे तो इज ड्यू टू द पॉल्यूटेड वाटर। तो आज के टाइम पर इस मोमेंट पर जरूरत क्या है हमें, कि हम ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, इनको कंजर्व करें, मैनेज करें, जिससे हम इनको फ्यूचर के लिए बचाकर रख सके। वेरी सिंपल है। अब देखो, फ्रेश वाटर हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? पीने का पानी अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 तरीके से हमको मेनली ऑब्टेन होता है। पहला, भगवान जी देते हैं हमको बारिश का पानी, और दूसरा पेड़ पौधे देते हैं हमको, यानी कि ग्राउंड वाटर। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है व्हाट आर द 2 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, वेरी सिंपल, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन वाटर, सेकंड इज द ग्राउंड वाटर। ठीक है, कि होता वही है, बारिश का पानी जमीन में जाता है, जमीन से इवेपोरेट होकर बारिश में जाता है, बारिश से, तो ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन 2 सोर्स क्या है फ्रेश वाटर के? रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मल्टी का मतलब होता है मैनी, पर्पस का मतलब उद्देश्य, गोल, ऑब्जेक्टिव, और रिवर प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट सिंपली। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हुआ करते थे जिनको स्टार्ट किया गया था बहुत टाइम पहले, किस ऑब्जेक्टिव के साथ? इनका मेनली ये वो प्रोजेक्ट होते थे जिनका ऑब्जेक्टिव एक से ज्यादा होता था, जिनका गोल एक से ज्यादा होता था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ डैम है, तो डैम से हम सिर्फ इरिगेशन नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनका एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता था, एक से ज्यादा गोल्स होते थे, उन प्रोजेक्ट्स को हम जनरली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और जब वो रिवर से रिलेटेड होते हैं तो हम उनको मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। जानते तो हम ये हैं कि हमारे इंडिया में पानी के रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। तो ये चीज
आज से नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज से नहीं चल रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं। हिस्टोरिकली हमारे इंडिया ने कई अलग अलग तरीके अपनाए थे पानी को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे रिजर्वॉयर्स का सिस्टम था, लेक्स का सिस्टम था, छोटे छोटे तालाब का सिस्टम था कि हम रेन वाटर को कंजर्व कर सके। यानी कई तरीके के सिस्टम अपनाए गए और उन्हीं में से एक जो था वो था हमारा सिस्टम किस चीज़ का, डैम का। और इस चैप्टर में जो मेन है वो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डैम की लोकेशन। लाइक आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा डैम क्या होता है, बट ये पूछेगा सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, हीराकुंड डैम कहाँ पर है, टेहरी डैम कहाँ पर है। स्पेशली सरदार सरोवर डैम तो याद करके ही जाना, ठीक है। तो डैम बेसिकली क्या है, एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू सरकार क्या करती है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने की या अचीव करने की कोशिश करती है। वैसे अगर मैं पूछूं डैम क्या है, तो डैम बेसिकली एक तरीके का बैरियर है, एक ब्रेकर है किन के बीच में, पानी के फ्लो के बीच। डैम कहाँ पे बनता है, सपोज करो कोई नदी जा रही है, बीच में हम डैम बना देंगे, तो हमने क्या बोला, डैम एक बैरियर है जो क्या करता है, पानी के नेचुरल फ्लो को कंट्रोल करता है और पानी को रोकता है। सिंपल है, बहुत ईजी सी चीज है। डैम का बेसिकली काम क्या होता है, कई सारे गोल्स होते हैं, लाइक इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, साथ ही साथ एक दो गोल्स और होते हैं, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति से किसी भी गांव किसी भी रीजन को बचाना, वो भी काम डैम का होता है। तो डैम को जनरली बिल्ड किया जाता है कई सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ। जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने तो डैम्स को क्या बोला था, उन्होंने बोला था डैम आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि ये जो आधुनिक भारत के मंदिर कौन है, हमारे डैम है। और ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि ये जो डैम क्या करते थे, डैम सिर्फ एग्रीकल्चर में मदद नहीं करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी मदद करते थे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डैम्स एंड देयर अपोजिशन। ये देखो जो डैम्स है उनके बनने को बहुत ज्यादा अपोज भी किया जाता है। जब किसी रीजन में डैम बनता है तो हमको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अनवांटेड चीजें होती है, जैसे वहाँ के लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना होता है। जो एक्वाटिक फौना होते हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले पेड़ पौधे, उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। इसकी वजह से जो डैम्स का बनना है उसको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया है, कई सारे आंदोलन भी किए गए हैं। तो डैम को मेनली अपोज क्यों किया जाता है, डैम के कंस्ट्रक्शन को, 3 रीजन उसके मेनली बनते हैं। नंबर 1 रीजन लोग कहते हैं कि डैम से क्या होता है, जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो रुक जाता है और उससे जो है ना सॉइल को बहुत नुकसान होता है। कई लोगों का ये मानना रहा है कि जो रिवर अपनी आ रही है, बढ़िया नेचुरल फ्लो में आ रही है, जब आप डैम बना दोगे तो उसका नेचुरल फ्लो रुक जाएगा और नेचुरल फ्लो रुकने की वजह से सेडिमेंटेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन एक बहुत ही सिंपल टर्म है, ये आप कहीं भी गूगल सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। इस पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि पेपर में नहीं पूछेगा व्हाट इज सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को जो डैम्स होते हैं वो रोक देते हैं, जिससे सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सेकेंड चीज ये बोली जाती है कि डैम जब कहीं पर बनता है तो नंबर 2 चीज क्या होती है, वहां की जो फ्लोरा एंड फौना है उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। कई सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि उनकी लाइफ चली जाती है। तीसरी चीज, जहां कहीं भी डैम बनता है वहां पर लोगों का मास डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। पूरे के पूरे गांव को एक जगह से दूसरी जगह पर जमीन दे दी जाएगी, सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। उनका जो उन्होंने जमीन जो सब की थी उस सब से उनको हटाकर कहीं और भेज दिया जाता है, तो उनको भी बहुत सारा डिफिकल्टीज होती है और इसी वजह से डैम को बहुत ज्यादा अपोज भी किया जाता है। लेकिन जो एक बहुत ही मेन रीजन है डैम को अपोज करने का, वो ये 3 रीजन नहीं है, वो एक और रीजन जिसकी वजह से डैम को सबसे ज्यादा अपोज किया जाता है वो ये है कि डैम को जिन गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है वो गोल्स डैम कभी अचीव कर ही नहीं पाते। तो लोग कहते हैं भाई आपने डैम को जिस गोल के लिए बनाया था वो गोल अचीव हो नहीं पा रहा है, फालतू में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, है ना। मेन जो डैम का गोल है वो क्या है, मेन डैम का गोल है कि सब तक इक्वली वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाए, फ्लड्स जैसी सिचुएशन को, बाढ़ जैसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन कई सारे केसेस में क्या देखा जाता है, डैम ये सारे काम करने में नाकामयाब होते हैं, इसीलिए लोग डैम्स का बहुत ज़्यादा विरोध भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं डैम बनने के बाद। कई जगहों पर ये हो गया है कि डैम बनने से बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होने लगा है, तो अब लोग क्या करने लगे हैं, वो एरियाज जहाँ पर लोग उन क्रॉप्स को नहीं उगाया करते थे जिनमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो अब वो लोग क्या करने लगे हैं, वो उन क्रॉप्स को उगाने लगे हैं जिनमें पानी लगता है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास डैम की व्यवस्था है, तो डैम से वो ईजिली इरीगेशन के लिए पानी ला सकते हैं। यानी कि इरीगेशन की वजह से, सिंपली पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया है कई जगह का, क्योंकि अब पानी मिलने लगा है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वाटर कंजर्वेशन। अब वाटर कंजर्वेशन का सिंपली एक मेथड तो है नहीं कि डैम बना लो। डैम तो एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी जगह पे बनता है, एक बहुत बड़ा तरीका है वाटर को कंजर्व करने का।
छोटे छोटे तरीके भी पहले के टाइम पर किए जाते थे, जैसे तालाब बना लेते थे, उससे भी वाटर कंजर्व होता था। अगर आप इंडिया के कई ड्राई पार्ट्स में देखोगे जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो हिस्टोरिकली आप वहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट हर घर में क्या होता था, एक अंडरग्राउंड टैंक होता था जिसको टंकास भी कहा जाता था राजस्थान के तरफ से। और उनका काम क्या होता था, उनका काम बेसिकली यही होता था कि वो रेन वाटर को, बारिश के पानी को क्या करते थे, वो स्टोर कर लेते थे, जिससे वो उस पानी को इन फ्यूचर जब उन्हें काम आएगा, जब पानी की कमी पड़ेगी तो इस्तेमाल कर सके। बेसिकली क्या होता था, जो आपको अभी डायग्राम भी दिख रहा होगा, वो छत से क्या करते थे, छत से पाइप कनेक्ट कर देते थे, रूफ से पाइप कनेक्ट कर देते थे और अंडरग्राउंड टैंक में पानी को आने देते थे, उस पानी को वो स्टोर करते थे और उस स्टोर किए हुए पानी को वो फ्यूचर में यूज करते थे जब भी उनको जरूरत पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में जो पानी गिरा उसी को यूज करते थे। सपोज करो बारिश होना शुरू हुई तो वो क्या करेंगे, पहली बार जब बारिश होगी तो उस पानी को कलेक्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पहली बार के पानी से सिर्फ जो छत होती थी, रूफ होती थी, वो साफ हो जाती थी। उसके बाद जो पानी आता था उसके बाद वो उसको धीरे धीरे कलेक्ट करते थे। और ये सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन भी रहा है। आज भी आप कई जगह पर जाओगे तो आपको वहाँ पर ये टंकास यानी कि अंडरग्राउंड टैंक देखने को मिल जाते हैं। और भी अभी आपको इमेजेस दिख रहे हैं जो आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल है किस तरीके से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की था। रूफ टॉप का मतलब वही चीज़ है कि रूफ यानी कि छत की मदद से हमने क्या किया, छत से एक पाइप कनेक्ट कर दिया और उस पाइप की मदद से हम किसी टैंक में पानी ला रहे हैं, उस टैंक में पानी का स्टोर कर रहे हैं। यही सारे तरीके थे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, इसीलिए इतनी छोटी सी वीडियो है। आई होप सो आप इस चैप्टर को समझ गए होगे, आपको इमेजेस दिख रही है उनसे भी आप सिस्टम समझ गए हो वाटर हार्वेस्टिंग का। वाटर हार्वेस्टिंग क्यों की जाती है? टू कंजर्व एंड मैनेज द वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आई होप सो आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। एट द एंड बस यही कहूंगा, इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं कराऊंगा, दैट इज द मैप वर्क। सरदार सरोवर डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है, इनकी लोकेशन जरूर पूछी जाती है पेपर में, तो इनको समझना, इनको याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय।